क्या होता है जब पारंपरिक मीडिया का एक जाना माना चेहरा और आज के डिजिटल युग के एक बहुत बड़े स्टार टीचर आमने सामने आ जाते हैं। यह एक ऐसा टकराव है जिसने इस वक्त कानूनी और सामाजिक दोनों ही हलकों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आइए आज इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और विवाद के हर एक पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। विवाद शुरू कैसे हुआ, मानहानि के आरोप क्या हैं, इसमें कानूनी रुकावटें कहां आ रही हैं, पटना फायरिंग का पूरा मामला क्या है और आखिर में अग्नि सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे, वो मुख्य घटना क्या थी। देखिए घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। 29 मई को सब कुछ शुरू होता है जब टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट आता है। इसके तुरंत बाद 30 मई से 4 जून के बीच इंटरनेट पर एक भारी बहस या कह लें कि एक बड़ा बवाल मच जाता है। मामला इतना बढ़ता है कि 8 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हो जाती है और अब अगली सुनवाई 17 जून के लिए तय की गई है। अब इस 29 मई वाले ब्रॉडकास्ट को लेकर पत्रकार का रुख एकदम स्पष्ट है। उनका कहना है कि ये शिक्षा के व्यवसायीकरण और ऑनलाइन स्टार टीचर्स पर एक वैध पत्रकारी टिप्पणी थी। यानी उनका मकसद एक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाना था, ना कि किसी पर कोई व्यक्तिगत हमला करना। यहीं से कहानी में मानहानि के आरोपों की एंट्री होती है, जो असल में इस ब्रॉडकास्ट के बाद हुए ऑनलाइन पलटवार का नतीजा है। कानूनी याचिका में बताया गया है कि इंटरनेट पर जो अभियान चला उसमें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फेक न्यूज की दुकान जैसे बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि इन शब्दों से उनकी छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, डॉक्सिंग का एक बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाया गया है। याचिका के मुताबिक खान सर ने सार्वजनिक तौर पर पत्रकार के बच्चे के स्कूल का नाम उजागर कर दिया। अब याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस जानकारी का मूल विवाद से कोई लेना देना नहीं था और इससे उनके परिवार की निजता भंग हुई है और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अब जरा इस आंकड़े पर 2 करोड़ रुपए, जी हाँ, इस मामले में हर्जाने के तौर पर यह भारी भरकम रकम मांगी गई है। ये अपने आप में बताता है कि याचिकाकर्ता इस पूरे ऑनलाइन विवाद से हुए नुकसान को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही नहीं, कानूनी टीम ने खान सर, अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया और 4PM न्यूज नेटवर्क के खिलाफ कुछ और मांगे भी रखी हैं, जैसे कि जो भी कथित मानहानि हानिकारक सामग्री इंटरनेट पर है उसे तुरंत हटाया जाए और साथ ही एक गैग ऑर्डर लगाने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी पोस्ट न की जा सके। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, यानी कानूनी रुकावट। अदालत ने इन गंभीर मांगों के बावजूद तुरंत कोई अंतरिम राहत क्यों नहीं दी? आइए इसे डिकोड करते हैं। कानूनी दाव पेंच थोड़े उलझे हुए होते हैं। एक टर्म है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। आसान भाषा में कहें तो यह एक कानूनी आपत्ति है जब आप कई ऐसे लोगों और अलग अलग मामलों को एक ही मुकदमे में जोड़ देते हैं जिनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं होता, तब यह आपत्ति उठाई जाती है और इस मामले में बिल्कुल यही हुआ है। देखिए, याचिकाकर्ता की रणनीति थी कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ एक ही बड़ा संयुक्त मुकदमा चलाया जाए, लेकिन बचाव पक्ष ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि क्योंकि ये विवाद अलग अलग कारणों से जुड़े हैं, इसलिए इन पर अलग अलग मुकदमे चलने चाहिए। इसी तकनीकी पेच की वजह से अदालत ने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया और बचाव पक्ष से कहा कि वो अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करे। इसी बीच दिल्ली की इस कानूनी लड़ाई से दूर बिहार के पटना में एक बिल्कुल ही अलग आपराधिक मामला सामने आ जाता है। चलिए इसे समझते हैं। ये घटनाक्रम कुछ यूं है। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर फायरिंग होती है। शुरुआत में इल्जाम लगता है कुछ प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थानों पर। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस खान सर के ही 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में गार्ड्स ने कथित तौर पर यह मान लिया कि उन्होंने फायरिंग का आदेश खान सर से ही मिला था और इसके बाद हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब अगर हम बचाव पक्ष की बात करें तो उनके वकील अरविंद कुमार मुआर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये सिर्फ एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है और फिलहाल वे इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। मुकदमे और कानूनी विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन संस्थान के सामने अग्नि सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी कुछ प्रशासनिक चुनौतियां भी आ खड़ी हुई हैं। हाल ही में बिहार अग्निशमन सेवा में राज्य में एक सुरक्षा जांच अभियान चलाया था। इस दौरान संस्थान में कुछ गंभीर कमियां पाई गईं। वहां कोई फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था, फायर पंप भी नदारद थे
और ओवरहेड पानी की टंकियां भी सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपर्याप्त मिली। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने संस्थान को इन सभी सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का नोटिस थमा दिया है। अधिकारियों की तरफ से साफ चेतावनी है कि अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ तो संस्थान को सील भी किया जा सकता है। तो इन सभी घटनाओं को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, चाहे वो दिल्ली का मानहानि का मामला हो या फिर पटना का आपराधिक और प्रशासनिक विवाद। इस तेजी से बढ़ते डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन की बातें असल जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल रही हैं, वहां जवाबदेही और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।